आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज के सेशन में आप समझेंगे कि एक व्यवसाय के लिए वित्त की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसके साथ ही वित्त के कौन कौन से स्रोत होते हैं जो एक उद्यमी को अपने व्यवसाय के लिए प्राप्त करने पड़ते हैं या उसको प्राप्त करना चाहिए। इसके साथ ही आप उन सभी स्रोतों के क्या लाभ हैं और क्या दोष हैं इसको भी समझ पाएंगे और कौन सा व्यवसाय का जो चरण है उसमें वित्त का कौन सा स्रोत उपलब्ध होना चाहिए या किसका उपयोग होना चाहिए, ये भी आप आज सेशन में समझ के आगे बढ़ना चाहेंगे। तो इस सेशन को सुनने के बाद आप सक्षम होंगे सबसे पहले तो ये समझने में कि वित्त की आवश्यकता के क्या कारण होते हैं और वित्त के अल्पकालीन और दीर्घकालीन स्रोत कौन कौन से होते हैं, उनके लाभ और दोष क्या क्या होते हैं और कौन सा स्रोत कब उपयुक्त है, व्यवसाय के किस चरण में कौन से स्रोत की महत्वता है, इसको भी आप समझने में इस सेशन के बाद सक्षम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यवसाय शुरू करने के निर्णय के साथ ही एक उद्यमी को वित्त की आवश्यकता पड़ती है। यह वित्त वो बहुत सारे माध्यमों से जुटा सकता है। अपने व्यवसाय के लिए उसे कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। अब कार्यशील पूंजी या जिसे वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है वो होती क्या है? एक व्यवसाय में रोज़ाना के दैनिक खर्चे होते हैं, जैसे कच्ची सामग्री का क्रय करना होता है या मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करना होता है, बिजली का भुगतान करना होता है या जो ढुलाई का खर्चा होता है। ये वो सारे खर्चे हैं जिनका व्यवसाय के दिन प्रतिदिन किया जाना आवश्यक होता है और व्यवसाय को चलाने के लिए इन खर्चों पे जो पूंजी खर्च की जाती है उसे कार्यकारी पूंजी या कार्यशील पूंजी कहा जाता है, यानी वर्किंग कैपिटल। इसके साथ ही व्यवसाय को कुछ लंबे समय की अवधि के लिए खर्च करने पड़ते हैं जिन्हें बहुत बार नहीं खर्च किया जाता। इनको एक बार खर्च किया जाए तो इनका लाभ लंबे समय तक प्राप्त होता है। जैसे हम अगर समझें तो किसी को भवन क्रय करना है, किसी को भूमि का क्रय करना है या मशीन प्लांट इत्यादि, ये सारे खर्चे जो एक बार किए जाते हैं इनका लाभ कई सालों तक प्राप्त होता है। इसे व्यवसाय में स्थिर पूंजी कहा जाता है। तो एक व्यवसाय में कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिन्हें तुरंत पूरा करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, किंतु व्यवसाय में कुछ खर्चे दीर्घकालीन होते हैं। तो जो दिन प्रतिदिन के खर्चे हैं उन्हें कार्यशील पूंजी कहा जाता है और जो लंबे अवधि के लिए एक बार किए गए खर्चे हैं उन्हें स्थिर पूंजी कहा जाता है। अब आइए समझते हैं कि वित्त की आवश्यकता के कारण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला, व्यापार के विस्तार के लिए हम जानते हैं कि एक उद्यमी का सपना होता है कि व्यवसाय की स्थापना के साथ ही उसे आगे बढ़ाए, उसका पैमाना बड़ा करे, उसका स्तर बड़ा करे। और व्यापार के विस्तार के लिए एक उद्यमी को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो तो उसके ऊर्जा और बल की तो होती ही है, लेकिन बिना वित्त की उपलब्धता के ये संभव नहीं कि वह अपने व्यापार का विस्तार कर सके। इसके साथ ही मैंने जैसा अभी अभी आपको बताया कि प्रतिदिन के कुछ खर्चे होते हैं व्यवसाय के जिनको करना आवश्यक होता है व्यापार के संचालन के लिए। जैसे मजदूरों को मजदूरी चुकाई जानी है, कच्ची सामग्री का क्रय किया जाना है या अचानक से कोई खर्चा आ जाए, तो व्यापार के प्रतिदिन के भुगतान के लिए और उसके संचालन के लिए भी वित्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। व्यापार संचालन के लिए जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक उद्यमी अपना व्यवसाय आगे ले जाने के लिए ही स्थापित करता है। ऐसा नहीं कि व्यवसाय स्थापित किया तो आज जो उसका पैमाना है वो वही बना रहेगा। व्यवसाय आगे बढ़ना चाहता है, व्यापार का विस्तार करना चाहता है, नए उत्पादों को लाना चाहता है। तो व्यापार के सुचारू संचालन के लिए, निर्बाध उत्पादन के लिए एक उद्यमी को वित्त की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए, अन्यथा वह अपने व्यवसाय का संचालन कुशल रूप से नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि वर्तमान समय में प्रतियोगिता कितनी ज़्यादा हो चुकी है, तो वित्त की आवश्यकता प्रतियोगिता से निपटने के लिए भी होती है। जैसे आपके किसी प्रतियोगी ने या उद्यमी के किसी प्रतियोगी ने नया कोई विज्ञापन जारी किया या नई तकनीक के साथ अपने उत्पादों को और बेहतर बना के प्रस्तुत किया, तो अब उद्यमी के पास क्या चारा रहेगा सिवाय इसके कि वो भी नई तकनीक, नवाचार या नए विज्ञापन के साथ अपनी वस्तुओं को और उन्नत करे, नई तकनीकी के साथ वस्तु की लागत में कमी लाके उसका प्रचार प्रसार करे। तो इसी तरीके से प्रतियोगिता से वह बेहतर तरीके से निपट पाएगा जब वह उसी रूप से उसी रणनीति को लागू करेगा जो कि उसके प्रतियोगी ने की है। लेकिन इस रणनीति को भौतिक रूप से लागू करने के लिए या व्यवहारिक रूप में लागू करने के लिए उसे वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही हम जानते हैं कि उत्पादन होना और उसका निर्बाध रूप से पूर्ति होना या उसका सप्लाई होना उतना ही ज़रूरी है बाज़ार में बने रहने के लिए जितना कि उत्पादन करना ज़रूरी है।
तो वित्त की आवश्यकता उत्पादन के लिए भी होती है। उत्पादन लगातार बना रहे इसके लिए हमारे पास उचित भंडारण की सुविधा होनी चाहिए, कच्ची सामग्री पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए और मजदूरों की पूर्ति भी लगातार बनी रहनी चाहिए। जब ये सब हो पाता है तभी हम उत्पादन को लगातार निरंतर जारी रख पाते हैं और उसकी पूर्ति भी कर पाते हैं, जिससे हमें प्रतियोगिता से निपटने में तो सहायता मिलती है, लेकिन बाजार में जब हमारी वस्तु की पूर्ति निरंतर बनी रहती है तो कहीं ना कहीं हम ग्राहक के दिमाग में अपनी छवि को बनाए रख पाने में सक्षम होते हैं। आइए समझते हैं कि वित्त के स्रोत कौन कौन से होते हैं। वित्त के स्रोतों से अभिप्राय उन माध्यमों से है जिनसे व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए वित्त की प्राप्ति होती है। ये स्रोत या माध्यम दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है आंतरिक स्रोत और एक होता है बाह्य स्रोत। वित्त के आंतरिक स्रोत वो होते हैं जो उद्यमी के स्वयं के होते हैं, जैसे कि उसकी खुद की बचत या उसकी स्वयं की पूंजी, या व्यवसाय अगर पहले से चल रहा हो तो व्यवसाय के लाभों का एक हिस्सा वो संचित लाभ के रूप में रिजर्व में अलग से रखता चला जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उस संचित लाभों के संचय में से, रिजर्व में से वह अपने व्यवसाय में एक हिस्सा लगाता है जिससे उसका व्यवसाय ठीक से चलता रहे। तो यानी आंतरिक स्रोत वो होते हैं जो उद्यमी के स्वयं के होते हैं, बाहर किसी से नहीं लिए जाते। ठीक इसके विपरीत वित्त के बाह्य स्रोत वो होते हैं जो एक उद्यमी बाहर से लेता है। इसमें उसका स्वयं का कुछ नहीं होता और वह बाह्य माध्यमों के द्वारा वित्त की प्राप्ति करता है और अपने व्यवसाय में लगाता है। ऐसे स्रोत जो बाहरी व्यक्तियों से लिए जाते हैं या जिनसे बाहर से वित्त जुटाया जाता है वो वित्त के बाह्य स्रोत कहलाते हैं। अब व्यवसाय में कौन सा स्रोत चुना जाए, आंतरिक स्रोत चुना जाए या बाह्य स्रोत चुना जाए, इसका निर्णय परिस्थिति पे और उसकी उद्देश्य पे, किस स्थिति के लिए किस परिस्थिति में पैसे की आवश्यकता पड़ रही है और उसका क्या उद्देश्य रहेगा, इन सब को देखने के बाद ही कौन सा स्रोत चुना जाए इसको तय किया जाता है। क्योंकि वित्त की आवश्यकता हर बार अलग अलग मदों के लिए हो सकती है। कभी हमें व्यवसाय में अल्पकालीन किसी उद्देश्य के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे में उद्यमी स्वयं का पैसा लगा सकता है, और कई बार दीर्घकालीन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। तब हो सकता है उद्यमी की स्वयं की पूंजी अपर्याप्त हो, तब उसको बाह्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आइए समझते हैं वित्त के आंतरिक स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है स्वयं की पूंजी। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, स्वयं की पूंजी से अभिप्राय ऐसी राशि से है जो खुद उद्यमी की होती है। वह अपने व्यवसाय का प्रवर्तक है, वह अपने व्यवसाय का निदेशक है, वह अपने व्यवसाय का प्रबंधक भी है। तो वो जो पैसा उसका स्वयं का होता है जब वह व्यवसाय में लगाता है तो इसको स्वयं की पूंजी कहा जाता है। अब इसके क्या क्या लाभ होंगे आप देखिए। जब आप उद्यमी के रूप में अपना पैसा व्यवसाय में लगाते हैं तो आप बाह्य स्रोतों पे कम निर्भर हो जाते हैं। आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, आप अपना पैसा जब चाहे लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको वित्त आसानी से उपलब्ध हो सकता है, किसी बाहरी व्यक्ति पे निर्भरता आपकी बहुत कम हो जाती है। इसके साथ ही एक उद्यमी जब स्वयं की पूंजी व्यवसाय में लगाता है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसको ब्याज नहीं चुकाना किसी बाहरी व्यक्ति को, और जब उसको वित्त की आवश्यकता हो तो वो उसको वापस निकाल सकता है और जब आवश्यकता हो तो उसको वापस व्यवसाय में डाल सकता है। यानी कि वापसी वित्त की या जो पैसा लगाया है उसके वापस करने का झंझट उसको नहीं रहता। लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे ये बहुत जोखिम भरा भी हो सकता है। जब तक व्यवसाय ठीक चला तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उद्यमी ने स्वयं की पूंजी व्यवसाय में लगाई और व्यवसाय ठीक से नहीं चल पाया तो हो सकता है वो पैसा जोखिम में चला जाए या उसके डूबने की भी संभावना पूरी होती है। जब उद्यमी स्वयं का पैसा व्यवसाय में लगाता है तो व्यवसाय सुचारू रूप से चले, सफलतापूर्वक चले और उसे लाभ हो, इसका भरसक प्रयास उसको करना पड़ता है। यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता है इस बात का कि उसका व्यवसाय सफलता से चले और उस पर जिम्मेदारी भी अधिक बढ़ जाती है इस बात की। इसका एक बड़ा दोष ये भी है कि किसी वित्तीय सलाहकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती, कोई सलाह उसको नहीं मिलती। वह अपने हिसाब से अपने निर्णय के अनुसार व्यवसाय में वित्त लगा देता है। तो कोई विशिष्ट सलाह उसको न मिलने के कारण हो सकता है कि उसका जोखिम या उसका निर्णय बहुत ज़्यादा खराब हो जाए और उसका पैसा डूबने की भी संभावना हो सकती है। तो इस तरीके से आपने समझा कि स्वयं की पूंजी के क्या लाभ और क्या दोष होते हैं एक उद्यमी के लिए। वित्त का अगला आंतरिक स्रोत है या माध्यम है संचित लाभ, जिसको हम प्रतिधारित आय भी कहते हैं।
जैसे मैंने ये शुरुआत में बताया था कि यह वह माध्यम है जो उन व्यवसायों के लिए उपलब्ध होता है जो पहले से चले आ रहे हैं और सफलतापूर्वक चल रहे हों। यानी ऐसे व्यवसाय जो पहले से चल रहे थे और जिनको लाभ प्राप्त हो रहा था लगातार, तो उन्होंने हर वर्ष के लाभों का एक हिस्सा संचय करके रख लिया, रिजर्व में डाल लिया। उस समय के लिए जब व्यवसाय को अचानक से पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी तो वो उस रिजर्व से उस पैसे को निकाल के अपने व्यवसाय में लगा सकें। तो इस तरीके से प्रतिधारित आय या संचित लाभ आंतरिक स्रोत का एक बेहतरीन माध्यम होते हैं। वित्त का अगला आंतरिक स्रोत होता है संचित लाभ अथवा प्रतिधारित आय। इसका सीधा सा अर्थ है कि ऐसा संचय जो व्यवसाय पहले से चल रहे हों। सबसे पहले तो वित्त का ये स्रोत उन व्यवसायों के लिए उपलब्ध होता है जो पहले से चले आ रहे हों। कोई व्यवसायी जब अपना व्यवसाय करता है और उसे हर बार लगभग कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होता है, तो वह लाभों का एक हिस्सा किसी संचय में डाल के रख लेता है और यह संचय उसके द्वारा तब उपयोग किया जाता है जब व्यवसाय में अचानक से वित्त की आवश्यकता पड़ती है। तो संचित लाभ वास्तव में वह माध्यम होता है पूंजी का या वित्त का जो कि व्यवसाय का स्वयं का होता है और पिछले वर्षों के लाभों के कुछ हिस्से से बचा के बनाया गया होता है। तो इसके लाभ और दोष भी हैं। कुछ लाभों में सबसे पहले जैसे स्वयं की पूंजी में हमें किसी उद्यमी को किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना पड़ता, उसी तरीके से संचित लाभों में भी उद्यमी को बाहर के किसी स्रोत पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। संचय से जब आवश्यकता हो पैसा निकाला जा सकता है। इसके साथ ही यह किसी व्यवसाय की अच्छी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है, क्योंकि जब लाभ हुआ होगा तो इससे यह ठीक समझ आता है कि व्यवसाय की स्थिति ठीक चल रही है और व्यवसाय लाभ की स्थिति में रहकर उसका एक हिस्सा अलग कर पा रहा है। तो इससे व्यवसाय की गुडविल भी अच्छी बनती है कि व्यवसाय ठीक रूप से चल रहा है। इसके साथ ही बाहर से पूंजी लेने पर सबसे बड़ा झंझट होता है उसे लौटाना, उस पर ब्याज देना। संचित लाभ या प्रतिधारित आय में इस तरीके का कोई बोझ नहीं होता, क्योंकि ये व्यवसाय का स्वयं का पैसा है, लाभों से बचाया गया पैसा है। तो इसमें भी बाहर को लौटाने की या ब्याज चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके साथ ही यह संचालन को और अधिक मजबूती प्रदान करता है। व्यवसाय के पास अपना पैसा है, जब ज़रूरत पड़ी तब निकाला और उसका उपयोग कर लिया। लेकिन इसके कुछ दोष भी होते हैं, जैसे ऐसे उद्यम या व्यवसाय जो पहले से चले आ रहे हैं, अगर वह लाभों का एक हिस्सा लगातार संचित करते चले जाते हैं तो जो अंशधारियों यानी शेयर होल्डर्स को लाभांश मिलता है यानी डिविडेंड, उसकी राशि कम होती चली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये लाभांशधारियों का या लाभांश का एक हिस्सा मारकर ही संचित किया जाता है। इसमें संचालकों की मनमानी भी हो सकती है, हो सकता है वह इस पैसे का दुरुपयोग भी करें या अपनी मनमानी के हिसाब से इसका उपयोग करें, जो कहीं ना कहीं व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ ही यह वित्त का जो स्रोत है यह केवल उन व्यवसायों के लिए ही उपयुक्त है जो पहले से चले आ रहे हैं, यानी नए व्यवसायों के लिए इस स्रोत का कोई भी उपयोग या भूमिका नहीं होती। अब वित्त के बाह्य स्रोत हम समझते हैं कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। वित्त के बाह्य स्रोत जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो स्रोत होते हैं जो कि बाहर से लिए जाते हैं, यानी जब वित्त की व्यवस्था आंतरिक न होकर बाह्य माध्यमों से होती है तो इसे वित्त के बाह्य स्रोत कहा जाता है। इसमें सबसे पहला है और आजकल जो बड़ा ही पॉपुलर है, आपने नाम भी सुन रखा होगा, उसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। क्राउड यानी भीड़, फंडिंग यानी पैसा जुटाना। तो एक नए व्यवसाय या उद्यम के लिए वित्त पोषण में जब बड़ी संख्या में व्यक्ति विशेषों से छोटी छोटी राशि में पूंजी जुटाई जाती है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या इंटरनेट के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से, तो उसे क्राउड फंडिंग कहा जाता है। यानी बहुत सारे लोगों से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से छोटी छोटी राशि जुटाकर अपने व्यवसाय के लिए बड़ा पैसा या बड़ी राशि इकट्ठा कर लेते हैं। इसके लाभ क्या क्या हैं? सबसे पहला तो वित्त की बहुत आसान पहुंच है। आज के ज़माने में इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं जिनके माध्यम से आप क्राउड फंडिंग के द्वारा अपने व्यवसाय के लिए आसानी से वित्त जुटा सकते हैं। आप ज़्यादा लोगों तक भी पहुंच सकते हैं और बड़ी राशि में भी आपको पैसा मिल जाता है। अब इसके कुछ दोष हैं। अगर क्राउड फंडिंग का अभियान सफल नहीं हुआ या लोगों ने आपके साथ जुड़ के आपको पैसा नहीं दिया तो आप व्यवसाय के लिए पैसा जुटाने में असफल हो जाते हैं। और इस माध्यम से पैसा जुटाने में थोड़ा लंबा समय लगता है, क्योंकि लोग आपसे जुड़ें, पैसा दें, आपके व्यवसाय में उन्हें कुछ हित दिखाई दे, तब जाके वो पैसा लगाएंगे।
तो इन सारी चीज़ों के चलते कुछ ज़्यादा समय लग जाता है और हो सकता है जब ज़रूरत हो तब वित्त उस समय उपलब्ध ना हो पाए। अगला नाम भी आपने सुन रखा होगा। वित्त का जो अगला बाह्य माध्यम है या स्रोत है, उनको हम एंजल इन्वेस्टर्स या एंजल निवेशक कहते हैं। एंजल यानी परियां। एंजल निवेशक उच्च नेटवर्क वाले लोग होते हैं या व्यक्ति होते हैं जो विकास के शुरुआती चरणों में स्टार्टअप्स या कंपनियों में अपना पैसा लगाते हैं। सामान्यतः यह परिवार के सदस्य ही होते हैं या परिवार के दोस्त होते हैं या उद्यमी के स्वयं के दोस्त होते हैं। अपने निवेश के बदले इन्हें व्यवसाय में अंशों की हिस्सेदारी मिलती है, यानी एक हाथ दे एक हाथ ले। आपने पैसा लगाया एंजल निवेशक के रूप में और आपको अंशों की हिस्सेदारी के रूप में व्यवसाय में आपका हिस्सा मिलता है। इनके द्वारा सामान्यतः व्यवसाय में शुरुआत की बीज पूंजी प्रदान की जाती है, यानी ये सीड कैपिटल मनी जो व्यवसाय को चाहिए होता है उसके रूप में पैसा लगाते हैं और इनको व्यवसाय के संचालन से बहुत अधिक मतलब नहीं होता, यानी यह उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं जैसा कि साहस पूंजी या वेंचर कैपिटलिस्ट केस में देखा जाता है। अब एंजल निवेशक के क्या क्या लाभ होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स के क्या क्या लाभ होते हैं। व्यवसाय की शुरुआत में ही आपको इनसे पूंजी मिल जाती है, यानी जब शुरुआत में व्यवसाय में सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है तो एंजल निवेशक एक बड़ा माध्यम बन के उभरते हैं व्यवसाय में पैसा लगाने का। और चूँकि ये परिवार के सदस्य होते हैं, मित्र होते हैं, तो इन तक पहुँच भी बहुत ही आसान होती है। लेकिन इसके बहुत सारे दोष भी हैं। जब आप व्यवसाय में अपने लोगों का पैसा लगाते हैं तो आपके ऊपर दबाव बहुत बढ़ जाता है कि आपका व्यवसाय ठीक से चले, अन्यथा जिन लोगों ने आप पे विश्वास करके पैसा लगाया है उनका विश्वास भी टूट सकता है और आपको नुकसान भी हो सकता है। साथ ही क्योंकि आप अपने परिवार के सदस्यों को अंशों के रूप में हिस्सेदारी दे रहे हैं, मित्रों को अंशों के रूप में हिस्सेदारी दे रहे हैं, तो इससे उनका व्यवसाय में नियंत्रण आ जाता है। व्यवसाय का नियंत्रण उनके हाथों में चला जाता है। कहीं ना कहीं फिर आप अपने व्यवसाय के लिए निर्णय लेने में थोड़े से कम स्वतंत्र रह जाते हैं। अगला वित्त का जो बाह्य स्रोत या माध्यम है वह भी आपने सुन रखा होगा, जिसको बोला जाता है साहस या उद्यम पूंजी और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट। अब वेंचर क्या होता है? वेंचर एक्चुअली वास्तव में एक ऐसा उपक्रम होता है जो थोड़ा जोखिम भरा होता है, लेकिन उसमें जोखिम के साथ साथ अच्छा प्रत्याय या रिटर्न मिलने की भी भारी संभावना होती है, भले ही उसमें कुछ समय लग जाए। यानी ज़्यादा जोखिम ज़्यादा रिटर्न वाले उपक्रमों को वेंचर कहा जाता है। अब ये वेंचर कैपिटलिस्ट होते कौन हैं? ये एक प्रकार की निजी इक्विटी होती है जो अधिक जोखिम और अधिक रिटर्न के सूत्र पे काम करती है। इनके अंतर्गत ऐसे स्टार्टअप्स या व्यवसाय जिनमें आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना हो या जिनके आगे बढ़ने की प्रबल संभावना हो, उनमें निवेश किया जाता है। ये उन कंपनियों के लिए उपयोगी हैं जिनकी वित्त के अन्य स्रोतों तक सीमित पहुंच होती है और साथ ही जिनका संचालन एकदम नया है। बड़े निवेशक और वित्तीय संस्थान एक उद्यम पूंजीवादी के रूप में काम कर सकते हैं, यानी वेंचर कैपिटल हाउसेस भी होते हैं। बड़े बड़े वित्तीय संस्थान भी वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में व्यवसायों में पैसा लगाते हैं। इनकी वित्तीय सहायता के साथ साथ इनकी तकनीकी सहायता भी एक व्यवसाय को मिल सकती है, यानी आपको फाइनेंस तो मिलता ही है, आपको टेक्निकल सपोर्ट या टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी इनके द्वारा मिलता है। अब ये किस व्यवसाय में पैसा लगाना है कैसे तय करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट? तो इनके पास अपनी एक विश्लेषकों की टीम होती है जो उस व्यवसाय का अच्छे से अध्ययन करती है और ये पता लगाती है कि उस व्यवसाय के आगे बढ़ने की कितनी संभावना है। तो उस टीम के विश्लेषण के पश्चात ही वेंचर कैपिटलिस्ट द्वारा ये तय किया जाता है कि हमें फलाना व्यवसाय में पैसा लगाना है अथवा नहीं लगाना, यानी कि एक्सपर्ट एडवाइस लेने के बाद ही वह किसी एक व्यवसाय में पैसा लगाते हैं। सबसे पहला तो इसका लाभ ये है कि जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये नए व्यवसायों के लिए बहुत सहायक होते हैं। नए व्यवसाय जिन्हें वित्त के साथ साथ तकनीकी सहायता भी चाहिए, उनके लिए वेंचर कैपिटलिस्ट या साहस या उद्यम पूंजी बहुत ही महती भूमिका निभाती है। इसके साथ ही यह वित्त का गैर पारंपरिक स्रोत है, यानी जैसे बैंकों से लोन लेना या परिवार से उधार लेना, ये वित्त के पारंपरिक स्रोत होते हैं। लेकिन वेंचर कैपिटल या साहस पूंजी एकदम नया स्रोत है वित्त को प्राप्त करने का। तो स्टार्टअप्स के लिए एक ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है वित्त को प्राप्त करने में। लेकिन इनके कुछ दोष भी हैं। इसमें चूँकि
वेंचर कैपिटलिस्ट को जो पैसा उसने लगाया है उसके बदले में अंशों के रूप में हिस्सेदारी मिलती है, तो कहीं ना कहीं उनका व्यवसाय में नियंत्रण हो जाता है, व्यवसाय पर उनका प्रभुत्व बढ़ जाता है और व्यवसाय पर उनका दबाव भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही वेंचर कैपिटल से पूंजी प्राप्त करना थोड़ा सा थकाऊ भी है, थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया भी है। तो यानी वित्त की अगर तुरंत आवश्यकता हो तो आप वेंचर कैपिटलिस्ट पे या वेंचर कैपिटल पे निर्भर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर लेकिन आपके पास समय है तब तो ये वित्त का एक अच्छा स्रोत साबित हो सकता है। अगला वित्त का स्रोत है ऋण पत्र। ऋण पत्र यानी एक ऐसा माध्यम जिससे दीर्घकालीन वित्त आपके व्यवसाय को प्राप्त हो सकता है। कंपनी अपने वित्त की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऋण पत्र जारी करती है जिनकी एक निश्चित समय अवधि होती है, और इसके बदले जब लोग उन ऋण पत्रों को खरीदते हैं उनको अपने निवेश के बदले ऋण पत्रों पर ब्याज प्राप्त होता है। लेकिन जब आपको दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता हो तभी ऋण पत्र जारी किए जाते हैं, और उस निश्चित समय अवधि के पूरा हो जाने के बाद ऋण पत्रों का शोधन कर दिया जाता है, यानी रिडम्पशन कर दिया जाता है, यानी उन्हें वापस उसमें लगाया हुआ पैसा निवेशकों को वापस लौटा दिया जाता है। अब इसके क्या क्या लाभ होते हैं? इसमें इक्विटी को कम किए बिना उधार लेने की अनुमति मिलती है, और जैसा कि अगर व्यवसाय को लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो उसके लिए डिबेंचर्स या ऋण पत्र एक बेहतरीन माध्यम होते हैं। और जब कोई एक कंपनी ऋण पत्र जारी करती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी है, और जब समय आएगा शोधन का ऋण पत्रों की तब भी कंपनी के पास पर्याप्त पैसा रहेगा। तो इससे ऋण पत्रों की जारी करने से निवेशकों का जो विश्वास है या जो भरोसा है वो बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अब इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे कंपनी के ऊपर या व्यवसाय के ऊपर इसका ब्याज भुगतान करने का दबाव रहता है, चाहे आपको लाभ हो रहा हो चाहे हानि हो रही हो। आपको ऋण पत्रधारियों को ब्याज तो लौटाना ही पड़ेगा, वह भी एक निश्चित राशि के साथ, एक निश्चित प्रतिशत पे। इसके साथ ही ऋण पत्रधारी जो होते हैं उनको इसमें इक्विटी शेयर्स के तुलना में कम प्रत्याय या कम रिटर्न प्राप्त होता है। तो हो सकता है लोग ऋण पत्रों को उतना खुले हाथों से ना लें जितना कि अंशों को लेते हैं। वित्त का अगला स्रोत है फैक्टरिंग। व्यवसाय में नकद प्रवाह बनाए रखने के लिए फैक्टरिंग एक वित्तीय उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें व्यवसाय अपने चालान को छूट पर बेचता है और तुरंत नकदी का प्रवाह उसको प्राप्त होता है और उसका लाभ उठाता है। फैक्टर को इसमें ग्राहक के देनदारों पर नियंत्रण मिल जाता है और इसे माल में क्रेडिट पर बेचा जाता है। इस सेवा के बदले फैक्टर को फैक्टर शुल्क अथवा ब्याज मिलता है। तो इस तरीके से फैक्टर को इसमें ग्राहक के देनदारों पर नियंत्रण मिलने के साथ साथ उन ग्राहकों को जिन्हें माल क्रेडिट पे बेचा जाता है उसके बदले फैक्टर शुल्क प्राप्त होता है, और यह उसके व्यवसाय के पूंजी के रूप में एक महती भूमिका निभाता है। अब फैक्टरिंग का क्या क्या लाभ है? फैक्टरिंग से तुरंत पूंजी उपलब्ध हो जाती है, लागत भी इसकी बहुत कम रहती है, इसके साथ ही आपके व्यवसाय की साख भी अच्छी बनती है और वित्त पे नियंत्रण भी बना रहता है। लेकिन इसके कुछ दोष ये भी हैं कि जब आप किसी और के माध्यम से पैसा प्राप्त करते हैं तो नियंत्रण उनके हाथ में चला जाता है और इससे आपका पैसा कहीं और के माध्यम से आता है तो आप पे दबाव भी बन जाता है। इसके अलावा वित्त का एक स्रोत है बैंकों से ऋण। बैंकों से अलग अलग अवधि के लोन या ऋण लिए जा सकते हैं, जैसे आप अल्पकालीन अवधि के लिए भी ऋण ले सकते हैं, दीर्घकालीन अवधि के लिए भी ऋण ले सकते हैं। आपकी व्यवसाय की जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार आप अपने बैंक से या किसी भी बैंक से अप्रोच करके उन तक पहुंच बना के अपने व्यवसाय के बिजनेस रिपोर्ट को दिखा के या अपने व्यवसाय के बारे में बता के कागजी कार्यवाही पूरी करके आप आसानी से ऋण ले सकते हैं। हम जानते हैं कि इनके कई सारे लाभ होते हैं, जैसे ऐसे उद्यमी जिनके पास कोई वित्त का अपना स्रोत नहीं है उनके लिए बैंक एक बढ़िया माध्यम होते हैं ऋण प्राप्त करने का या व्यवसाय के लिए वित्त प्राप्त करने का। और चूंकि बैंक बहुत ठोक बजा के ही आपको या उद्यमी को लोन देता है तो इसके चलते एक विशिष्ट सलाह भी मिल जाती है कि आपको एक उद्यमी के तौर पे कैसे काम करना है। लेकिन इसके कई सारे दोष भी हैं। जब बैंक से आपने ऋण लिया तो आपको निश्चित समय अवधि पे उसका ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, जिसके चलते आप पे दबाव भी बढ़ जाता है लगातार ब्याज चुकाने का। और
ब्याज तो चुकाया ही जाता है, एक निश्चित समय अवधि बाद आपको मूलधन भी चुकाना होता है, या फिर ब्याज का जो इंस्टॉलमेंट आप हर महीने दे रहे हैं लोन का या ऋण का, उसमें ब्याज और मूलधन की राशि कटते कटते एक बहुत लंबा समय बीत जाता है, जिसके चलते आपको दीर्घ काल तक उस ऋण को जारी किए रखना पड़ता है। तो इस तरीके से इसके अपने गुण और दोष हैं। इसके बाद एक और पॉपुलर माध्यम है ऋण लेने का या वित्त प्राप्त करने का, वो है अंश, जिसे हम शेयर्स भी कहते हैं। अब शेयर क्या होता है? किसी भी कंपनी को अपने व्यवसाय के लिए जब पूंजी की आवश्यकता पड़ती है तो वह अंश जारी करती है, और इसके द्वारा जुटाई गई पूंजी शेयर कैपिटल कहलाती है या अंश पूंजी कहलाती है। अब अंश क्या होते हैं? व्यवसाय में पैसा लगाने के लिए जब जनता को आमंत्रित किया जाता है कि आप आइए और व्यवसाय में पैसा लगाइए, तो उस पैसे के बदले जो उनको छोटी छोटी इकाइयाँ मिलती हैं, जिनके माध्यम से उन्हें व्यवसाय में स्वामित्व प्राप्त होता है, उसे अंश कहा जाता है। और अंश पूंजी जो है अंशधारक को कई सारे अधिकार प्रदान करती है। यदि आपने अंशधारी के रूप में किसी कंपनी के शेयर्स में या अंशों में पैसा लगाया है, और विशेषकर आपने यदि समता अंशों में इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाया है, तो आपको उस कंपनी में जब भी उसे लाभ होगा, आपको प्रत्याय के रूप में लाभांश तो मिलेगा ही, लेकिन आप कंपनी के मालिक के रूप में भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि समता अंशधारियों के पास कंपनी का मालिकाना स्वामित्व आ जाता है। जितने अंश उनके पास होते हैं उतने हिस्से से। अंश भी दो प्रकार के होते हैं, पूर्वाधिकारिक अंश और समता अंश। पूर्वाधिकार या प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनके पास मत देने का तो अधिकार नहीं होता, वोट डालने का अधिकार नहीं होता, लेकिन इन्हें व्यवसाय में लाभ होने पर सबसे पहले प्रत्याय या रिटर्न लाभांश के रूप में चुकाया जाता है। इसके साथ ही समता अंश वे अंश होते हैं जिनके स्वामियों को कंपनी में मालिकाना हक मिलता है, लेकिन ये थोड़े से जोखिम भरे होते हैं। अगर कंपनी को लाभ होगा तभी इन्हें लाभांश मिलेगा, वो भी जब सबको चुका दिया जाएगा उसके बाद। लेकिन क्योंकि ये कंपनी के मालिक होते हैं, इन्हें कंपनी की मीटिंग्स में, सभाओं में मत डालकर अपना नज़रिया रखने का विकल्प मौजूद होता है इनके पास। तो अंश पूंजी के क्या लाभ और क्या हानियां हैं, आइए समझते हैं। अंश पूंजी कोष जुटाने का एक बेहतरीन माध्यम है। आपके पास वित्तीय लोचशीलता इसके द्वारा प्राप्त होती है। आप जनता से बड़े रूप में बड़ी राशि में पैसा जुटा पाते हैं, लेकिन इसके दोष भी हैं। आपकी कंपनी का स्वामित्व, हिस्सेदारी किसी और के पास चली जाती है, और कंपनी को लाभों का एक बड़ा हिस्सा लाभांश के रूप में चुकाना पड़ता है। इसके अलावा वित्त का एक और स्रोत है, वह है सरकारी अनुदान, जिसे गवर्नमेंट एड भी कहा जाता है। कई बार सरकार व्यवसाय को अनुदान या सब्सिडी के रूप में भी बहुत वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो कि पूंजी के रूप में हो सकती है, तकनीकी हो सकती है, विपणन सहायता के रूप में हो सकती है, यहाँ किसी कटौती या सब्सिडी के रूप में हो सकती है। यदि आपकी व्यावसायिक परियोजना ऐसी है या आपका व्यवसाय ऐसा है जो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाला हो, तो सरकार कई अलग अलग व्यवसायों के लिए अलग अलग प्रकार के अनुदान या सब्सिडी प्रदान करती है या करों में राहत प्रदान करती है। तो ये भी कंपनी के लिए जो सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, उनसे भी वित्त प्राप्त करना एक आसान माध्यम होता है एक उद्यमी के लिए। एक उद्यमी को, आपने इतने सारे वित्त के स्रोत सुने, आंतरिक और बाह्य, तो एक उद्यमी को वित्त के स्रोत कौन से चुनने हैं या उनका निर्धारण कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वित्त के स्रोत की लागत क्या आ रही है और उससे मिलने वाले प्रत्याय की अवधि क्या होगी। इसके साथ ही वित्त के उस स्रोत में कितना जोखिम शामिल है, इसे भी विश्लेषित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही आपके व्यवसाय में जब आप बाहर से या किसी अन्य माध्यम से वित्त जुटा रहे हैं, तो आपका स्वामित्व की हिस्सेदारी कितने बाहरी व्यक्तियों को चली जाएगी, ये भी विश्लेषित करना होता है। और इसके अलावा व्यवसाय में आपकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्या है, स्थिर पूंजी की आवश्यकता क्या है, ये भी देखा जाना ज़रूरी होता है। आपको कितना कर चुकाना है और उसके बाद आपके पास कितना लाभ बचेगा, ये भी ध्यान में रखा जाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा एक उद्यमी को वित्त प्राप्त करने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। तो सबसे पहले एक उद्यमी को अपनी व्यावसायिक परियोजना या बिजनेस प्रपोजल बहुत अच्छे से बनाना चाहिए। इसके साथ ही अपनी लागत का समय समय पर विश्लेषण भी करना चाहिए और उसको नियंत्रित भी करना चाहिए। इसके अलावा उसे ये भी प्रयास करना चाहिए कि वे वित्त के अलग अलग माध्यमों से, स्रोतों से वित्त को जुटाए, जिसके चलते उसके व्यवसाय में वित्त को लेकर लोचशीलता बनी रहे। इसके अलावा उसको अपना डेब्ट और इक्विटी रेशो भी, अनुपात भी ध्यान में रखना चाहिए। और
जो भी पैसा वित्त वो जुटा रहा है व्यवसाय के लिए उसका वो उचित प्रयोग करे, ये भी उसको सुनिश्चित करना चाहिए। तो मैं मानती हूँ कि आज इस सेशन के अंत तक आपने जो भी सुना, जैसे कि वित्त क्या होता है, वित्त की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वित्त के स्रोत क्या होते हैं, या एक उद्यमी को किन किन कारणों के लिए वित्त की ज़रूरत पड़ती है, और वित्त के स्रोतों में जो अलग अलग माध्यम हैं, जैसे कि आपने आंतरिक स्रोतों के कई प्रकार सुने, बाह्य स्रोतों के कई प्रकार सुने, और एक उद्यमी को वित्त प्राप्त करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सब सुना। और मैं मान के चलती हूँ कि आपको व्यवसाय में वित्त कैसे जुटाया जाए इसकी समझ अच्छे से विकसित हो गई होगी। अगले भाग में हम समझेंगे कि एक व्यवसाय के जो अलग अलग चरण होते हैं या स्टेजेस होती हैं, उसमें कैसे वित्त प्राप्त किया जाना चाहिए और किन स्रोतों से प्राप्त किया जाना चाहिए, वो आप अगले भाग में समझेंगे। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। आज के लिए इतना ही।